Yes, welcome to your SST class, dear students. Today we are going to start disaster management and we will read the last lesson of this part, that is the man-made disaster. देखो dear students, हम लोग अपने ज्योग्राफी पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। देन हमने अपने स्विक्स भी कंप्लीट कर ली है और आज जो है हम डिजास्टर मैनेजमेंट का लास्ट लेसन पढ़ेंगे। ये भी हमारा इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। जो 2 लेसन हैं 26 एंड 7, उनमें से 26 तो पिछली बार ही कट कर दिया गया था आपका, जो कि किससे रिलेटेड है, नेचुरल डिज़ास्टर से। ऑलरेडी आप उनके बारे में फैमिलियर हो, जानते हो कि नेचुरल डिज़ास्टर कौन से होते हैं। आपको भी पता है, जैसे भूकंप का आना, किसी साइक्लोन का आना, कोई वोल्कानों का आना, जो नेचुरल फॉर्म में हो, ठीक है, वो सारे क्या हैं, नेचुरल डिज़ास्टर। लेकिन मैन मेड डिज़ास्टर के बारे में शायद आपको बहुत अच्छे से ना भी पता हो, या कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज कम होती है, तो इसीलिए हम मैन मेड डिज़ास्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद फाइनली वी विल स्टार्ट अवर हिस्ट्री पार्ट, ओके। तो वी विल फोकस, yes, we will focus on the topic that is the types of man-made disaster। इसके अंदर हमें सारी टाइप्स ही पढ़नी है। तो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि मैन मेड डिजास्टर होते क्या हैं, ओके। लेट्स सी। मैन मेड डिजास्टर्स आर कॉज्ड बाय ह्यूमंस एंड कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। तो कहते हैं जो मैन मेड डिजास्टर हैं वो ह्यूमन द्वारा ही कॉज किए जाते हैं। इंटेंशनल भी हो सकते हैं और वो अनइंटेंशनल भी हो सकते हैं, यानी कि ये पूरी बहुत ज़्यादा भयानक भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, कंट्रोल भी किए जा सकते हैं। दीज डिजास्टर्स कैन कॉज इमेंस ह्यूमन सफरिंग, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड लॉन्ग टर्म डैमेज टू द इकोनॉमी ऑफ ए नेशन। तो डिजास्टर तो चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, तो हमेशा उससे ह्यूमन को सफ़र करना पड़ता है, यानी कि बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत लॉस होता है, और बहुत लंबे टाइम तक जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बहुत अफेक्ट होती है। वी विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज डिज़ास्टर इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज़ फायर रिलेटेड डिज़ास्टर। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फायर आर, सबसे पहला क्या है, फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायरिंग। वायरिंग मस्ट बी रेगुलरली चेक्ड एंड शॉर्ट सर्किट मस्ट बी अवॉइडेड बाय रिप्लेसिंग worn out wires by standard quality wires and electrical fittings। तो सबसे पहला कारण क्या होता है कि जो फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है ना, यानी कि जो फॉल्ट आ जाता है बिजली की तारों में, तो जो वायरिंग है उसको हमेशा चेक करना चाहिए, शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करना चाहिए। जो भी कोई हमारी वॉर्न आउट हो जाती हैं हमारी वायर, यानी कि थोड़ी बहुत भी कट फट जाती हैं कहीं से, उनको स्टैंडर्ड क्वालिटी की वायर के साथ एक्सचेंज कर लेना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फिटिंग जो है उसको भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे एक पिक दिखाई गई है आपको, इट इज़ द फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायरिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज़ गैस लीकेज। अब फायर का एक कारण और क्या होता है, गैस लीकेज। Gas pipelines should be regularly checked. It should be ensured that the gas stoves and regulators used at home are not leaking। तो ये हमें चेक करना चाहिए गैस की पाइपलाइन को कि वो सही है या नहीं। इंश्योर करना चाहिए कि हमारे गैस स्टोव और जो रेगुलेटर्स हैं वो अच्छे से चल रहे हैं, लीक तो नहीं हो रहे, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए गैस लीकेज एक्सीडेंट। नेक्स्ट वन, carelessly thrown matches and cigarettes can cause vast forest fires and thus people should be more careful। तो कई बार केयरलेसली कुछ मैचेस को, मतलब जो माचिस की तीलियाँ वगैरह होती हैं है ना, उनको ऐसे थ्रो कर दिया जाता है, सिगरेट्स को थ्रो कर दिया जाता है, या कई बार लोग घर के जैसे
कुछ राख वगैरह ऐसे बाहर थ्रो करते हैं जिसमें कि अंगारे होते हैं कई बार, तो उससे भी क्या होता है, कई बार जंगल वाले एरिया में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, तो लोगों को इसके बारे में भी केयरफुल होना चाहिए। यस, कोपिंग विद एन एक्सीडेंट। आगे है एक्सीडेंट से हमें कोप कैसे करना चाहिए, कैसे मतलब उसका सामना करना चाहिए। पीपल शुड बी टॉट अबाउट हाउ टू एक्सटिंग्विश फायर्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन्स, इलेक्ट्रिक फायर, फायर कॉज्ड बाय गैस लीक्स, ऑयल लीक्स एक्सेट्रा। सबसे पहले लोगों को इसके बारे में पढ़ाना चाहिए कि आग किन किन कारणों से लग सकती है, इलेक्ट्रिक फायर, गैस लीकेज की वजह से या ऑयल लीक्स की वजह से, ताकि लोग इसकी तरफ अच्छे से ध्यान दे सकें। नॉट पुटिंग वाटर ऑन अ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। जब भी कभी बिजली की तारों में आग लगी हो तो कम से कम उसके ऊपर पानी ना फेंका जाए। इफ़ अ पर्सन's clothes catch fire, she should be rolled on the floor to extinguish the fire. अगर कभी किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे अपना बचाव करने के लिए जल्दी से ज़मीन पे लेटकर रोल करना चाहिए लगातार, ताकि जो आग है उसको और ज़्यादा भड़कने का मौका ना मिल सके और वो वहीं पे बुझ जाए। Evacuating the building immediately if it is on fire. Lifts should not be used in such cases. तो कहते हैं कि जो बिल्डिंग है सबसे पहले तो उसको खाली कर देना चाहिए अगर वहाँ पे फायर है, और जो लिफ्ट्स हैं उसके लिए वो कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे आग लगती है वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, और लिफ्ट्स वगैरह जो पूरी तरह से बंद हो जाती हैं तो उनके अंदर उस गैस की वजह से दम घुटने से भी मौत हो सकती है। ठीक है, तो उसको कम से कम नहीं यूज़ करना चाहिए। रिपोर्टिंग गैस लीकेज, स्नैप्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड अदर डेंजर्स टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। कोई गैस की लीकेज है या कोई वायरिंग आपकी ख़राब हो चुकी है या कोई और डेंजर आपको फील होता है तो उसके लिए आपको जो उसकी कंसर्न अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कंप्लेन कर देनी चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि आने वाले इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। यस, इन केस अ रेजिडेंशियल और एनी अदर बिल्डिंग is on fire, the fire service should be immediately informed along with the police. अगर किसी बिल्डिंग में या रेजिडेंशियल एरिया में आग लगी है तो फायर सर्विस को और पुलिस दोनों को जल्दी से इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर डिज़ास्टर। अब सेकेंड टाइप आ गई है न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स। न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स रिजल्ट फ्रॉम द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स and can be considered the worst kind of man-made disasters. ये सबसे बुरे तरीके का man-made disaster माना गया है। ठीक है, क्योंकि ये किसकी वजह से अक्कर होता है, न्यूक्लियर वेपन के यूज़ की वजह से अक्कर होता है। Tremendous destruction can be caused to life and property by the use of nuclear weapons. बहुत ज़्यादा नुकसान होता है न्यूक्लियर अटैक की वजह से। विच आर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हथियार हैं जो न्यूक्लियर वाले, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, ठीक है, उनको WMD की उसमें रखा गया है, श्रेणी में रखा गया है। और WMD क्या है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सबसे ज़्यादा पूरी की पूरी जाति ख़त्म कर देने वाले जो वेपन्स हैं उनकी श्रेणी में रखा गया है। An important example of nuclear disaster is the atomic bomb explosion in Hiroshima and Nagasaki in Japan in 1945। इसका एक एग्जाम्पल जो है एटॉमिक बम है, जो एटम बम फेंके जाते हैं, जैसे कि 1945 में जापान की दो कंट्रीज़ थी, कंट्रीज़ नहीं, जापान की दो सिटीज़ थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो वहाँ पर बम गिराया गया था, एटम बम। तो उसका जो है वहाँ पे देखा जा सकता है डिस्ट्रक्शन कितना ज़्यादा है। मोर ओवर न्यूक्लियर डिज़ास्टर कैन बी कॉज्ड बाय
nuclear accidents like the Chernobyl nuclear explosion in 1986 in the erstwhile USSR, या फिर एक बार अमेरिका में भी 1986 में न्यूक्लियर एक्सीडेंट मतलब एक्सपेरिमेंट करते वक्त भी न्यूक्लियर की लीकेज हो जाती है और एटम फट जाते हैं। तो उसका एक एग्जांपल अमेरिका का जो है वो कैरनिबल में हो चुका है पहले। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में दिखाया गया है आपको। ओके, नेक्स्ट इज कोपिंग विद न्यूक्लियर डिजास्टर। सामना कैसे किया जाए न्यूक्लियर डिजास्टर का? स्टेइंग इंडोर्स विद द डोर्स एंड विंडोज शट एज रेडियो एक्टिविटी कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड वॉल्स। कहते हैं हमें घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, और डोर और विंडो को अच्छे से बंद कर लेना चाहिए ताकि जो उसकी रेडियो एक्टिव जो रेज हैं उस एटम की वो अंदर ना आ सकें, क्योंकि वो सॉलिड वॉल को तोड़ के अंदर नहीं आ सकती वो। नेक्स्ट वन, नॉट टचिंग एनी डस्ट or liquid deposited outside the house after such disaster as it can be contaminated। कहते कि इस डिज़ास्टर के बाद अगर बाहर वाली कोई डस्ट है या लिक्विड डिपॉजिट है, कोई लिक्विड है कोई भी, ठीक है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो भी उससे पूरा कंटेमिनेटेड हो, अफेक्ट हो, उसके अंदर उसकी रेडियो एक्टिविटी की जो रेज हैं वो रह जाती हैं। पेइंग अटेंशन टू ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। तो उस वक्त आपको ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट से जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनको सुनना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। सेटिंग अप न्यूक्लियर प्लांट्स अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया एंड अदर नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरियाज सच एज एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया। कहते हैं कि जो न्यूक्लियर प्लांट लगाए जाते हैं वो सबसे पहले तो एक पॉपुलेटेड एरिया से दूर लगाए जाने चाहिए, जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है ना, वहाँ तो लगाया ही नहीं जाना चाहिए ऐसा प्लांट। या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ऐसे एरिया में भी कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी किसी भी वक्त जो अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होते ही लीकेज हो सकती है और दोबारा से डिजास्टर बढ़ सकता है। नेक्स्ट वन इज़ केमिकल डिजास्टर। Chemical disaster also cause death or injury to people and animals living near the factory or industry from where toxic chemicals are accidentally released into the environment। तो केमिकल डिजास्टर क्या है? इसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा जख्मी होना पड़ता है, या उनकी डेथ हो जाती है, या एनिमल्स की भी हो जाती है जो कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री एरिया के नियर रहते हैं। और उनकी डेथ क्यों होती है? क्योंकि जो टॉक्सिक होते हैं एनिमल्स, केमिकल के जो टॉक्सिक होते हैं वो एनवायरनमेंट में बाय चांस एक्सीडेंटली रिलीज हो जाते हैं और एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए डिजास्टर वाज द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984। तो 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यू कैन सी इट इन द पिक्चर, केमिकल डिजास्टर। नाउ कोपिंग विद केमिकल डिजास्टर, इससे कैसे बचा जाए, सामना कैसे किया जाए? केमिकल इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी सेट अप इन पॉपुलेटेड एरियाज। सबसे पहली चीज़ कि इंडस्ट्रियल जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं पॉपुलेटेड एरिया में तो सेटअप होनी ही नहीं चाहिए। रेगुलर सेफ्टी एंड पोल्यूशन चेक्स शुड बी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट। और सेफ्टी और पोल्यूशन को लगातार चेक करते रहना चाहिए, मतलब उनका जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका सेफ्टी लेवल क्या है, पोल्यूशन लेवल क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलर इनको चेक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन, यस,
The government should also formulate a plan to handle emergency situations and should be ready with antidotes and other relief measures in case of poisoning. कहते हैं अगर मान लीजिए केमिकल घुल जाता है हवा में, जहर में, सॉरी इन्वायरमेंट में, तो गवर्नमेंट को एक प्लान करके रखना चाहिए कि इस इमरजेंसी से कैसे हैंडल किया जाए, और रेडी रहना चाहिए इसकी एंटीडोट, मतलब इस केमिकल का प्रभाव कम करने वाली या ख़त्म करने वाली एंटीडोट या दवाइयाँ अपने साथ रेडी रखनी चाहिए, और अदर रिलीफ मेजर भी कर लेने चाहिए अगर कोई ऐसा केस होता है तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. We have read about the 3 type of disaster. First one is fire, second one is nuclear, very dangerous, and third one is chemical disaster. Now in the next period we will read about the next type of man-made disaster.